श्रीमान आज की सभा के अध्यक्ष महोदय, परम आदरणीय दीक्षित जी, सम्मानित मंच और इस सभागार में उपस्थित सभी सुधीजन, छठ पूजा और विश्व कप के इस दबाव के बीच में आयोजकों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, उनके साहस को, और आप लोग यहाँ इतने धैर्य के साथ बैठे हैं, इसलिए आपके धीरज को मैं स्तुति मानता हूँ। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात को कहने की कोशिश करूंगा। हम लोग शिक्षक हैं, कम से कम 45-50 मिनट का पीरियड तो हम लोगों को पढ़ाने की आदत है, लेकिन ये यहाँ कतई संभव नहीं है, इसलिए बहुत संक्षेप में मैं अपनी बात को सूत्रवत आपके समक्ष रखने की चेष्टा करूंगा। इतिहास की दो दिशाएं मानी गई हैं। एक इतिहास की क्षैतिज दिशा होती है, उसका अपना एक हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होता है, और इतिहास की अपनी एक ऊर्ध्वाधर दिशा भी होती है, उसका अपना एक वर्टिकल डायमेंशन भी होता है। जो इतिहास का क्षैतिज फलक होता है उसमें आप इतिहास से संबंधित घटनाओं और महापुरुषों के बारे में बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारे उनसे संबंधित यथार्थ या उनके विवरण के बारे में आप जानते हैं। वो जो फलक होता है वो डिस्क्रिप्टिव या विवरणात्मक फलक होता है, जिसके बारे में बहुत विस्तार से आप लोगों के समक्ष बातचीत हो चुकी है। शैलेंद्र दुबे जी ने भी वो बातें की हैं, और जो किस प्रतियोगिता हुई उसके माध्यम से भी बहुत सारे तथ्य आप लोगों को महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में प्राप्त हो चुके होंगे। लेकिन इतिहास का एक जो दूसरा फलक होता है, उसका जो एक दूसरा डायमेंशन है, वो ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल डायमेंशन होता है, कि आप उन तथ्यों के माध्यम से या उस विवरण के माध्यम से या उस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप प्राप्त क्या करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ ज्ञान और इतिहास की दो गतियां होती हैं, केवल डिस्क्रिप्शन नहीं बल्कि उसका अपना एक प्रेस्क्रिप्टिव साइड भी होता है। तो उन चीज़ों को जान करके आज हम जिस समय और काल में रह रहे हैं, उस समय और काल के जो संकट हैं या जो समय और काल के जो प्रश्न और मुद्दे हैं, उनसे हम उनको कैसे अंतर संबंधित कर सकें, और अपने समय और काल के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका हम कैसे सामना कर सकें। यदि इतिहास की घटनाएं हमको इस दिशा में प्रेरित करती हैं तो एक सार्थक इतिहास होता है, वरना इतिहास में बहुत सारे वर्णन हैं, उन वर्णनों का कोई बहुत अर्थ होता नहीं है। इतिहास में राम और रावण दोनों हुए हैं, लेकिन यदि हमें उस अपने ऊर्ध्वाधर आयाम का बोध न हो तो राम और रावण होने का हमारे लिए कोई अर्थ नहीं है। इसलिए भारतवर्ष का जो सांस्कृतिक परिदृश्य है, उस सांस्कृतिक परिदृश्य के जो अवयव हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, उसके जो घटक हैं, उनको पहचानने में रानी लक्ष्मीबाई या जो दूसरे हमारे क्रांतिकारी रहे हैं, उनके जीवन और उनके विचारों का क्या उदान है, ये इसको भी स्मरण करने का अवसर है। मित्रों, आप जानते हैं कि जो भारतीय स्वाधीनता संग्राम का काल है, उसके संदर्भ में ही हम रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर आज विचार कर रहे हैं। दो बातें यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट करना आवश्यक है कि एक लंबे समय तक मुस्लिम साम्राज्य के अंतर्गत भी रहने का हम लोगों को दिन देखना पड़ा, और उसके बाद से लगभग 300 साल तक हम लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अधीन रहे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इन दोनों सत्ताओं के बीच में एक चारित्रिक अंतर था। पूरे मुस्लिम काल के दौरान जो भारतीय समाज की आंतरिक चेतना और उसका रस प्रवाह है, वो अक्षुण्ण और अखंड बना रहा। कभी भी हमें अपने राष्ट्रीय मानकों, अपने विश्वासों के ऊपर किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं हुआ, हमारा आत्मविश्वास बना रहा। लेकिन जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद आया, इस ब्रिटिश उपनिवेशवाद की खासियत यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय मानदंड और विश्वास हैं, उसको इसने बहुत बुरी तरीके से छिन्न भिन्न कर दिया। और ये आत्मविश्वास का छिन्न भिन्न होना एक ऐसी दुविधा को जन्म देता है, जिस दुविधा से हम लोग आज तक मुक्त नहीं हो पाए, जिसे हम लोग भारतीय पुनर्जागरण या इंडियन रेनेसां कहते हैं, और जिसके तहत हम तमाम विचारकों का स्मरण करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे भारतीय पुनर्जागरण काल में हमारे लिए क्या सुग्राह्य है, क्या हमारे लिए त्याज्य है, क्या हमारे लिए गौरव का विषय है, क्या हमारे लिए ग्लानि का विषय है, क्या हमारे लिए स्मरण का विषय है, क्या हमारे लिए विस्मरण का विषय है। ये दुविधा, ये असमंजस, ये एम्बिग्विटी सदा विद्यमान रहती है। और इसीलिए भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान लोकमान्य तिलक का गीता रहस्य, गांधी का हिंदू स्वराज, विवेकानंद का पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के बीच में तुलनात्मक विचार,
आनंद कुमार स्वामी की रचनाएं जो भारतीय कला और भारतीय सभ्यता दृष्टि को लेकर के हैं, महर्षि अरविंद की पुस्तक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर, जिसमें वह भारतीय संस्कृति के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध को प्रदर्शित करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के राष्ट्रीयता पर दिए गए संभाषण, बद्री शाह की पुस्तक दैशिक शास्त्र, कृष्णचंद्र भट्टाचार्य का स्वराज इन आइडियाज नामक लेख और आजादी के बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानव दर्शन, ये सभी कुछ जो प्रयास हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं कि इस दुविधा से जब देश बाहर निकले परतंत्रता के इस दौर से, तो इस दुविधा से बाहर निकलने में वे अपनी दिशा को कैसे तय करें। ये सारे विद्वानों के जो प्रयास है जिनके मैंने नाम लिए और बहुत चुनिंदा और बहुत सोच समझ करके नाम लिए, ये केवल एक सामान्य फहरिस्त हमने आपके सामने विद्वानों के और महापुरुषों की नहीं गिनाई। इन सभी लोगों की चिंता थी कि देश की आजादी के बाद इस देश की दशा और दिशा के मानक क्या होंगे, और इन सभी लोगों ने इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार किया है। केवल एक पुस्तक और उसके एक सिद्धांत का जिक्र करके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। 1921 में एक पुस्तक आती है, पुस्तक के नाम से भी हम लोग सामान्यतः अपरिचित होते हैं और लेखक के नाम से भी सामान्यतः हम लोग अपरिचित हैं, वो बद्री शाह खुलघरिया है। बद्री शाह की पुस्तक का नाम है दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र को उन्होंने लोकमान्य तिलक को समर्पित किया है और इसकी भूमिका लिखने के लिए सर इस पुस्तक को उन्होंने महात्मा गांधी को अर्पित किया। गांधी जी ने लिखा है कि जब मैं इस पुस्तक को देखा तो इसके शीर्षक को देख करके मैं समझ नहीं पाया कि किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है, लेकिन जब मैंने इसको आगे पांच पढ़ा तो मेरा यह विश्वास है कि जिन महाविद्यालयों में भी समाज दर्शन को या राजनीति दर्शन को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, और यदि हम राजनीति दर्शन को गीता और उपनिषदों की भाषा में समझना चाहते हैं, यानी उस भारतीय सांस्कृतिक मानकों के कलेवर में समझना चाहते हैं, तो हमें इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। इस पुस्तक की जो ज्ञान सामग्री है वो बद्री शाह को अल्मोड़ा में कौशिकी नदी के किनारे स्थित एक आश्रम में रहने वाले सोमवारी जी बाबा से प्राप्त हुई थी। मैं संकेत आपको ये करना चाहता हूं कि भारतीय मनीषा और भारतीय ज्ञान विज्ञान और भारतीय संस्कृति के मानकों को स्पष्ट करने में इस देश के साधु संतों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। वो चाहे 20वीं शताब्दी की जो काशी की पांडित्य परंपरा रही है उसमें चाहे वो आचार्य बलदेव उपाध्याय हो, वो चाहे गिरधर शर्मा चतुर्वेदी हो, वो चाहे मोतीलाल शास्त्री हो, वो चाहे स्वामी करपात्री जी महाराज हो, चाहे वो ब्रह्मानंद सरस्वती हो, चाहे वो विश्वनाथ शास्त्री दातार हो, लंबी एक फहरिस्त है ऐसे विद्वानों की जिन्होंने भारतीय जीवन दर्शन के सनातन पक्ष को हमारे सामने उजागर किया है। दुर्भाग्य हमारा यह रहा है कि जो हमारा विद्या विमर्श है विद्यालयों के स्तर पर, महाविद्यालयों के स्तर पर, विश्वविद्यालयों के स्तर पर, वहां पर ये सारा प्रसंग जो है वो चर्चा के बाहर है। इसलिए उसको एक प्रकार से दोबारा से हमको उस विद्या विमर्श के दौर में या उसके परिवेश में इनकलकेट करने के, उसे प्रवेशित करने की चुनौती हमारे सामने है। तो ये प्रश्न भी हमारे सामने होने चाहिए जब हम महारानी लक्ष्मीबाई और उनके सांस्कृतिक अवदान का स्मरण करते हैं। बद्री शाह इस पुस्तक के आरंभ में ही कहते हैं कि जिसे हम राष्ट्र कहते हैं उस राष्ट्र के दो लक्षण होते हैं, एक को वो कहते हैं चिति और दूसरे को कहते हैं विराट। वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपनी उत्पत्ति के साथ कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, वो लक्षण चिति होते हैं, और उन लक्षणों की रक्षा के लिए उस देश के लोगों में जो आत्म त्याग और आत्म बलिदान करने की प्रेरणा होती है उसे विराट कहते हैं। यदि आपको अपने राष्ट्र के उन आधारभूत और जन्मजात लक्षणों का बोध नहीं है तो आपके बलिदान का भी कोई अर्थ नहीं है। अगर रानी लक्ष्मीबाई या हमारे शहीद इस देश के लिए बलिदान होते हैं तो ध्यान रखिए कि उनके चित्त पर, उनके मानस पर अपने राष्ट्र की चिति के वे लक्षण अंकित थे। इसलिए यदि आज हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हुए, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय नारियों के लिए सशक्तिकृत होने का अर्थ क्या है, उसके अभिप्राय क्या है, उसके मानक क्या है। क्या जिसे फेमिनिज्म कहा गया, जिसे नारीवाद कहा गया, जिसको हम लोग भारतीय विद्या विमर्श के जगत में पश्चिम से आयातित धारणा के रूप में लेते हैं, क्या उसी प्रकार से भारतीय नारियों के सशक्तिकरण की परिभाषा होगी कि ठीक है कि हमारी स्त्रियां आज सेना में जा रही हैं, पुलिस में जा रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, मनोरंजन के जगत में जा रही हैं, मार्केटिंग में जा रही हैं, प्रबंधन में जा रही हैं, फैशन के क्षेत्र में जा रही हैं। लेकिन हमेशा ये याद रखिए कि भारतीय समाज की जो बुनियादी संरचना है वो परिवार है। हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन सभी दबावों के बीच में, वो चाहे आपकी मजबूरी हो, वो चाहे आपकी कमजोरी हो, या मजबूरी और कमजोरी के नाम पर आपकी बहानेबाजी हो, यदि भारतवर्ष में ये परिवार की परंपरा छिन्न भिन्न होती है तो भारतीय संस्कृति को आप किसी भी स्थिति में बचा नहीं पाएंगे।
भारतीय विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, जिस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए हमारे बच्चे दिल्ली में मिरांडा हाउस और LSR और हिंदू कॉलेज और सेंट स्टीफन जाते हैं, आप कभी उन बच्चों से आप पूछ करके देखिए कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक मानकों के प्रति उनके मन में किस प्रकार का जार घुला हुआ है। ऐसी शिक्षा और दीक्षा जिसको प्राप्त करके हमारे बच्चे बेंगलोर होते हुए फिलाडेल्फिया और सैन फ्रांसिस्को की अपनी यात्रा तय करते हैं, कभी आप उनके चित्त का परीक्षण करके देखिए कि जो आपके आदर्श हैं, जो जिनके ऊपर आप इस देश के भावी भविष्य को आप स्थिर मानते हैं, उनके चित्त की क्या गति या क्या दुर्गति हो चुकी है। क्योंकि भारत मूलतः जो भारत का मूल लक्षण है वो ये है कि भारत एक जिज्ञासा प्रधान सभ्यता है। आत्मबोध की जिज्ञासा का प्रश्न प्रत्येक भारतीय के चित्त में कमांतर कथा की तरह सदा विद्यमान रहता है। इस आत्मबोध के प्रश्न को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए हमारे यहाँ समाज है और हमारे यहाँ समाज की व्यवस्था है अपने सारे एट्रीब्यूट्स के साथ। ये वर्णाश्रम धर्म, ये त्रिगुण का सिद्धांत, ये ऋण त्रय का सिद्धांत, ये चतुष्पुरुषार्थ का सिद्धांत उसी आत्मबोध के प्रश्न को अधिष्ठान प्रदान करने के लिए है। हमारी अर्थनीति और हमारी कला नीति उसी का पोषण करने के लिए है। जिस रास्ते पर हम भारत को विश्व शक्ति या महाशक्ति बनाने निकले हैं, हमको तय करना पड़ेगा कि वो रास्ता उस चीन, उस अमेरिका और इस यूरोप से अलग होना चाहिए। जिस चीन के विकास की कीमत आज वहां का समाज दे रहा है, वहां के 2/3 पिता अपने बच्चों का DNA टेस्ट करा रहे हैं। सामाजिक विश्वास चीन में इतना दरक चुका है। अमेरिका में 50% बच्चे परिवार के बाहर पैदा हो रहे हैं और यूरोप थके हारे और तलाकशुदा लोगों का एक महाद्वीप बन चुका है। दुनिया में जो अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से चल रही है वो युद्ध के नाम पर हथियार के व्यापार की व्यवस्था है, वो बीमारी के नाम पर फार्मास्यूटिकल्स की इंडस्ट्री की व्यवस्था है, वो मौत का डर दिखा करके बीमा के व्यापार की व्यवस्था है, और वो मनुष्य के अंदर स्थित अश्लीलता को जगाने की पोर्नोग्राफी का तंत्र है। क्या हम इन्हीं माध्यमों से या इन्हीं तरीकों से भारत को हम विश्वगुरु या भारत को महाशक्ति बनाने निकले हैं? इसलिए हमको अपनी दिशा पर थोड़ा ठहर करके विचार करना चाहिए। जो क्रांतिकारियों का दर्शन है या क्रांतिकारियों का स्मरण हो, विचारोत्तेजक तो होता है, लेकिन जब इतिहास का दौर बदलता है तो हमारे संदर्भ भी बदलते हैं। इस समय वैचारिक उत्तेजना से अधिक आवश्यक है कि बहुत ही शांत और गंभीर होकर, बहुत प्रशांत चित्त होकर, बहुत संतुलित होकर, बहुत सावधान होकर के हम अपने उन मनुष्यों से प्रेरणा तो लें, लेकिन इस देश के भविष्य को एक स्थायी और एक परंपरा सापेक्ष दृष्टि देने का प्रयास करें। शायद ऐसा अगर हम कुछ कर पाए तो रानी लक्ष्मीबाई और ऐसे और महापुरुषों की जन्म जयंती मनाने का कोई औचित्य हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल आपने सही कहा, समय की गंभीरता हम सब लोग समझ रहे हैं और आपने बहुत ही शॉर्ट में हम सबको बहुत अच्छा संदेश दिया। निश्चित रूप से सभ्यता और संस्कृति को हम संभाल के रखें, यही इस मंच का उद्देश्य है। और हम लोग मुख्य अतिथि आदरणीय हृदय नारायण दीक्षित जी को सुने, उनके उद्बोधन, उनके शब्दों और उनके बातों को। उसके पहले जो हमारे सम्मान का क्रम है उनको हम बुलाते हैं। हम सबको जीवन की कला सिखाने वाली हमारे बीच एक वरिष्ठ माताजी उपस्थित हैं, ग्राम ककौआ, पोस्ट हरौनी, लखनऊ से मालती देवी जी। कृपया मंच पर आ जाएं, उनके साथ उनके सुपुत्र हैं, कृपया उनको लेकर के मंच पर आएं। और इसी के क्रम में डॉक्टर प्रदीप्ता चटर्जी हमारे बीच हैं, मैम कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे बीच डॉक्टर बंदिता सिन्हा जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। सुमन दुबे जी से आग्रह है आ जाए। डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी हैं, उनके साथ डॉक्टर अनूप चौहान जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। और हमारे बीच शिक्षिका नसीब सेहर जी हैं, कृपया मंच पर आ जाएं। तो